अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तज़मीन जावेद। तो ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज जिस शख्सियत पर मैं वीलॉग करने जा रहा हूं, मेरा गुमान ये है और उस गुमान के पीछे कुछ वजूहात भी हैं। अ, गुमान ये है कि अगला वज़ीर आज़म इस मुल्क का ये शख्स हो सकता है जिनका नाम है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। 21 सितंबर 1988 को ये पैदा हुए और इनकी उम्र जो है 36 बरस है और 2018 में ये पहली दफ़ा एमएनए बने। तो ह्यूमन राइट्स जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इनका हवाला आप सबको मालूम है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ये साहबजादे हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के ये साहबजादे हैं, आसिफ़ा बख्तावर के ये बड़े भाई हैं। और एक तरह से इस वक्त पाकिस्तान का जो मुकदमा है बहुत अच्छी तरह से जो बात है कहनी चाहिए वो लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका जाकर, यूनाइटेड किंगडम जाकर। इस वक्त यूनाइटेड किंगडम एक डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है इस वफ्द को की सरबराही करें और पाकिस्तान के मुकदमे को जाके लड़े। बिलावल की अंग्रेजी से बहुत से लोग मुतासर हैं, मैं भी बहुत मुतासर हूँ। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जाहिर बात है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा है, जो क्राइस्ट चर्च कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की। हिस्ट्री के अंदर उन्होंने जो है अपनी बैचलर्स किया, वो मास्टर्स की इक्विवेलेंट है। उससे पहले कराची ग्रामर स्कूल में और फॉरबर्स इस्लामाबाद में जो है वहाँ पे भी उनकी तालीम रही। फिर जब 1999 में इनकी वालिदा सेल्फ एग्जाइल यानी खुद से जिला वतन चली गई, दुबई चली गई, तो वहाँ इनकी एजुकेशन हुई। फिर जो इनकी तरबियत हुई है, सियासी तरबियत जो हुई है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़ेर असर हुई है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान रहीं। एक बहुत ही मुतासिर कुन शख्सियत बहुत सारे हवालों से, और एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये भी एक पाकिस्तान को एहसास है कि पाकिस्तान को ही एहसास जाता है कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पहली कोई मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनी। तो ये पीपल्स पार्टी के कुछ अच्छी अचीवमेंट्स है, ट्रेडमार्क अचीवमेंट्स हैं। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अब ये भी लोग सवाल उठाते हैं, मैं इस पे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा कि बिलावल भुट्टो हैं या ज़रदारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही कस्टम चला आता है कि बाप से नस्ल चलती है। लेकिन 2007 में जब इनका नाम ज़ाहिर किया गया तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नाम से किया गया। अच्छा, बिलावल फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस मुल्क के अंदर। पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी 2022 से लेके 23 तक के अरसे के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान के मुकदमे को अच्छी तरह लड़ा है। अंग्रेज़ी से लोग बहुत से मुतासिर हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी है। हमारी तो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं है, हम बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त वो, जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो मौजूद है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे और जिस तरह से आपके नेशनल टेलीविज़न पे बिलावल की जो एक तरह से आप क्या कह सकते हैं ब्रांडिंग की जा रही है, इमेज बिल्डिंग की जा रही है। पहली सुर्खी बिलावल की होती है, बिलावल की वीडियोज़ चलते हुए आ रही हैं। अब तो रील्स का दौर है, वो स्लो मोशन में उनकी वीडियोज़, उन्होंने अपना वज़न भी बहुत कम कर लिया है। मुतासिर कुन तौर पे हमें भी, मुझे भी एक तरह से उन्होंने इंस्पायर कर रहे हैं वो, कि जिस तरह से उन्होंने जो है अपना वज़न कम किया है। उनसे सवाल किया गया कि आपने कोई दवाई का इस्तेमाल तो नहीं किया? ज़ैम्पैक शायद कोई दवा है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, कि जो आपका वज़न कम कर देती है। वो कहते हैं नहीं भाई, मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, मैंने चीनी रोटी सब तर्क कर दिया है। तो इस वक़्त उनकी जो शख्सियत है ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ भी जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया पर उनकी जो है बातें की जा रही हैं, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के इजलास में बल्कि इजलास में नहीं, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे वो मीटिंग भी कर रहे हैं। कांग्रेस के मेंबर्स उन्होंने मुलाकातें की अमेरिका के अंदर। रिपब्लिकन्स भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे, पाकिस्तान के केस को जो है अच्छी तरह से वो रख रहे हैं। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत इसके अंदर करेज चाहिए था, उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को, जो कि इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, उनको कहा कि ये टेमू वर्ज़न है, ये नेतन्याहू के टेमू वर्ज़न आपको भी मालूम है कि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है जहाँ पे जो है पुरानी चीज़ें बेची जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने हेडलाइन्स भी वो बना रहे हैं और बहुत से हवालों से मुतासिर कुन उनकी एक परफ़ॉर्मेंस है डिप्लोमैटिक सतह पे। तो बिलावल को इस पे तो क्रेडिट जाता है, लेकिन सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि बिलावल की जो ब्रांडिंग की जा रही है और खुद भी उस ब्रांडिंग के वो भी हकदार हैं, जो बात है, जो उनकी सिफ़ारतकारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर करप्शन के बहुत शदीद इल्ज़ामात भी लगते हैं, उन पर एक पूरी एक फ़ाइल है, उनकी तारीख़ है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़माने में अब तो वो रीजनल पार्टी की हद तक रह गई है, सिंध के अंदर, पंजाब में भी 1-2 सीटें वो निकाल लेते हैं। लेकिन आज भी उनकी हैसियत बरकरार है और करप्शन के एलिगेशंस होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते मंज़र से। उसकी वजह ये है कि आपके सोशल फैब्रिक पे इस पार्टी का एक बहुत बड़ा एक असर है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि बिलावल के नाना हैं,
उन्होंने जो ये नारा दिया रोटी कपड़ा मकान और सोशलिज्म की बात की, उनसे जब उस ज़माने में सवाल किया जाता था कि सोशलिज्म जो है वो इस्लाम के खिलाफ तो नहीं है, तो वो कहते थे कि नहीं सोशलिज्म, मुझे ये तो नहीं मालूम कि सोशलिज्म इस्लाम के एंटी है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि इस्लाम भी रोटी की बात करता है, घर देने की बात करता है। और मैंने ये जो नारा लगाया है ये कम्युनिज्म का नारा नहीं है। उस ज़माने में लोग उसको जो थे मिलाते थे कम्युनिज्म को, तो उन्होंने कहा कम्युनिज्म इज समथिंग एल्स एंड सोशलिज्म इज समथिंग एल्स, और उसमें इस्लामिक सोशलिस्ट पॉलिसीज भी उन्होंने दी। अब वो एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने कितना लोगों को घर दिया है, कितना रोटी दी है, और कितने उनके कुछ लोगों ने पैसा बनाया है, एक सवाल ही रहेगा। और सियासत एक ऐसी चीज़ होती है, लेकिन इस पार्टी का असर है, इस पार्टी का असर सोशल फैब्रिक में, बल्कि ऑन अ पर्सनल नोट मुझे इनकी लेजिस्लेशंस जो वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से करते हैं, ख़वातीन के हुकूक के लिए करते हैं, और जैसे सिंध वाहिद सूबा था सबसे पहले कि जिसके यहाँ ये गैर कानूनी था कि 18 साल से कम उम्र कि लड़कियों की शादी नहीं, मतलब नहीं हो सकती, अगर होगी तो ये गैर कानूनी अमल होगा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि समाजियात के इश्यूज पर कानून साजी तो उन्होंने बहुत अच्छी की है। वो एक अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे उस तरह की नहीं होती। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका के दौरे पे थे वफ्द के साथ, जिसमें फैसल सरवाई साहब भी थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के शेरी रहमान साहिबा भी थी इसके अंदर, और दीगर और लोग भी थे, हिना रबानी खैर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, उनकी भी बहुत मुतासिर गुफ्तगू होती है। तो ऑल क्रेडिट to Bilawal Bhutto Zardari for representing Pakistan on the diplomatic front with courage and with with braveness, and presenting the Pakistani point of view against Indian aggression and Indian false narrative with clarity and with clarity, and even तस्दीक के साथ उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं, और बहुत अच्छी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है। तो यहाँ तो उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट। तो शुड वी embrace Bilawal Bhutto Zardari as the next Prime Minister of Pakistan? This is what is being discussed behind the doors. Obviously, the people of Pakistan are going to vote for him. Who will oppose it? और कौन इस चीज़ की को जो है वो रद्द करेगा? मैं ये जो बार-बार इसरार कर रहा हूँ कि बिलावल की जिस तरह से ये मतलब लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उसकी कुछ वजूहात हैं। आप एक पैटर्न देखिए, जब भी किसी शख्सियत की ब्रांड इमेजिंग की जाती है, इमेज ब्रांडिंग की जाती है, उसके बारे में ब्रांडिंग की जाती है, तो कुछ उसके इंडिकेटर्स होते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसके हवाले से कुछ रील्स पे काम करना शुरू कर दिया जाता है। अब तो बाय द वे पॉलिटिशियंस भी बहुत जो हैं, वो हो चुके हैं, सियाने हो चुके हैं। इसके लिए ब बाकायदा पीआर फर्म्स वो रखते हैं। किसी को ये बात अच्छी लगे, बुरी लगे, इमरान खान वाहिद इस वक़्त सियासी लीडर हैं कि जिनकी ऑर्गेनिक है। मतलब उनको ग़ालिबन कोई अपनी पीआर फ़र्म रखने की, पब्लिक रिलेशनिंग फ़र्म रखने की, या जो सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में उनकी जो है ब्रांड इमेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त सोशल मीडिया की हद तक, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अवाम की हद तक सबसे ज़्यादा मकबूल वही है। लेकिन बिलावल के हवाले से जो मैं रील्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे, फिर मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से हमारे जो वो तबका है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो बिलावल की डेमोना से बहुत इम्प्रेस्ड है, और उनके जो कंडक्ट से बहुत इम्प्रेस्ड है, उनकी जो पोजीशन है ऑफ डिस्कशन, और वो डिस्कशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट समथिंग एपोलोजेटिक। तो ये बिलावल की एक स्ट्रेंथ है, जिस पे बाय द वे उनको क्रेडिट भी जाता है। और तो अब ये लगता ये है कि इस तक की जो सेटलमेंट हुई हुई है, अभी इस गवर्नमेंट में अभी सेटलमेंट देख लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो कि बिलावल के वालिद हैं, आपके जो गवर्नर हैं पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, वो इस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सिंध के अंदर तो उनकी है ही हुकूमत, पिछले 18 सालों से, पता नहीं, मुझे लगता है 1800 सालों तक उनकी हुकूमत यहाँ पे रहेगी। और उसके साथ-साथ जो है फिर वो बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉइन कर ली अचानक से। तो पीपल्स पार्टी इस वक़्त विन-विन सिचुएशन पे भी है। अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई गलत काम करेगी तो पीपल्स पार्टी पर ब्लेम उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हुकूमत में वैसे तो नहीं है, उनकी ट्रेजरी बेंचेस पे तो वो बैठते हैं, हुकूमत को उन्होंने चलता हुआ तो मतलब हुकूमत को की बैसाखियां तो वो बने हुए हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज उन्होंने नहीं ली है। पंजाब के अंदर कोशिश है, वो करते हैं कि उनको मिनिस्ट्रीज मिल जाए, लेकिन वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा उनको थोड़ी बहुत घास इतनी ज़्यादा नहीं डालती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह तो कमाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस, चाहे वो प्रेसिडेंट का रोल हो, चाहे वो आपके गवर्नर का रोल ऑफ इट, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर हुकूमत हो, ये विन विन सिचुएशन। 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है नून लीग का हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो चुका है। तो इस बेसिस पे ये लगता है कि अगर अगले इलेक्शन जब भी हो, हमें नहीं मालूम, हो सकता है 5 साल बाद हो, या हो सकता है अपने मुकर्रर वक्त पे हो सकता है पहले हो जाए। यही होता है इलेक्शंस के अंदर कि जो पार्टी जिसकी वो गेन करती है, खासतौर पे वो पार्टी की जिसके हवाले से
ब्रांड उसकी इमेजिंग की जा रही है और उसके हवाले से इमेज बिल्डिंग की भी जा रही है, तो वो कोई ना कोई राहें उसके लिए हमवार हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिलावल को 170 सीटें मिलें वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, कुछ ऐसी भी सेटलमेंट हो सकती है कि वो अगर 70-80 सीटें निकाल लें नून लीग के साथ ऑब्लाइज करके, कुछ इस तरह के मामलात बन जाएँ और कहीं से आशीर्वाद आ भी जाए उनके लिए, क्योंकि कोशिशें तो यही की जा रही हैं। तो हो सकता है कि आपके अगले मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बिलावल हों। क्या बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनने के लायक हैं या नहीं हैं, ये भी एक सवाल है। अगर आप उनकी डिप्लोमेसी को देखिए तो बिल्कुल वो लायक नज़र आते हैं फ़ॉरेन मिनिस्टर के तौर पे जो उन्होंने किरदार अदा किया। और बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो ट्रोलिंग करते थे उनकी, जो कि बहुत गलत करते थे और कहते थे कि ये भाजपा के इंटर्न लगाए हैं, मतलब लगे हुए हैं और एक तरह से उनको अंडरमाइन करते थे। That also proved to be a very silly joke because Bilawal has proved himself, whether we like this or do not, that is, he's a very good statesman. I'm not saying this because he speaks very good English. अंग्रेजी मेयार नहीं है, but the points, the नुकात, which he mentions on the basis of that, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस का, जब भी आप किसी गुफ्तगू सुने उसकी जुबान बेशक उर्दू अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, वो तो है, लेकिन सामने वाला आपसे किस तरह सवाल कर, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की तरह जो है वो पाबंद नहीं होता कि मुझे कुछ यही मखसूस सवाल करने हैं। वो ये देखता है कि जो सवाल का जवाब दिया जा रहा है वो स्केप्टिकल होकर इसको देखता है और फिर उस पे काउंटर क्वेश्चनिंग करता है लॉजिक की बेसिस पर, नॉट मतलब अपनी तरफ से कोई हवाई बातें वो करते हैं। तो बिलावल उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ही कैन बी अ गुड फ्रेंड। आई एम नॉट, ये वीलॉग जो मैं बना रहा हूँ बिलावल के हवाले से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको एक तरह से मेरी कोई वैसे भी इतनी कोई अभी रीच तो है नहीं, लेकिन कि मैं बिलावल को अपने ज़रिए से जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता हूँ या मैं उनके हवाले से जो है आपकी ओपिनियन मेकिंग कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है, मीडिया उनको कवरेज दे रहा है, उनको एयर टाइम मिल रहा है, उनको एयर स्पेस मिल रही है और फिर सोशल मीडिया पे उनका तज़किरा किया जा रहा है। तो ये सारे मामला जो है बिलावल को एक अच्छा कैंडिडेट जो है कंसिडर किए जाते हैं। बिलावल की कुछ बहुत अच्छी बातें भी हैं, कुछ नहीं बहुत अच्छी बातें भी हैं। एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप इसको पसंद करें, ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उन्होंने शहादतें भी दी हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने शहादत दी और फिर उनके जो 18 अक्टूबर 2007 में जो वाक़यात हुए और बहुत सारे मामले टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। ये पीपल्स पार्टी का एक 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 अच्छी बात, एक पॉज़िटिव, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जिनको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। फिर चाइल्ड मैरेजेस का जैसे मैंने हवाला दिया, औरतों के हकूक़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं। मगर पीपल्स पार्टी पे ये भी इल्ज़ाम लगता है और जो कि कहीं न कहीं नज़र भी आता है, हकीकत भी है कि जो कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सरकारी इदारे हैं, उनको जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, जो पॉलिसीज़ वो ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, वो पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो अवाम हुकूक के लिए या वर्कर के राइट्स के लिए होता है। ये भी एक नारा बहुत डिसेप्टिव है कि हम वर्कर राइट्स के लिए काम करते हैं। भाई अगर वर्कर काम नहीं करता और फिर तो वो मुफ्त के पैसे वो वसूल करता है। तो पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल्स का हाल देख लीजिए, पीआईए कराची के अंदर के मैंने हालात देखे। तो ये तो उन पे ही इल्ज़ाम लगता है, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी जवाब होता है। वैसे पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि जो उनकी नैरेटिव बिल्डिंग है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ना तहरीक-ए-इंसाफ के पास ऐसी नैरेटिव बिल्डिंग है, ना नून लीग के पास ऐसी नैरेटिव बिल्डिंग है। उनके पास हर बात का जवाब है। इस जवाब में वो ये कहते हैं कि हमारा काम है कि हम लोगों को रोज़गार दें और हम किसी को यहाँ पे जो है बगैर रोटी के नहीं रख सकते और हम अगर ये जुर्म है तो ये हम जुर्म बार-बार करते रहेंगे। और बाय द वे ये जुर्म अभी इस वक़्त ऐसा है, इसमें पीपल्स पार्टी का तो कसूर नहीं है, नेशनल असेंबली और स्पीकर की तनख्वाहें जो हैं बढ़ा दी जा रही हैं और इस वक़्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बजट आने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग या 2 व्लॉग बाद मैं बजट पे भी बात करूँगा। तो इस वक़्त नेशनल स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की जो तनख्वाह है, इस वक़्त 13 लाख रुपए कर दी गई है और मोर देन 50% इंक्रीज़ कर दिया गया है, जिस पे साद रफ़ीक साहब जो नून लीग के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि किस तरह की आप क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं। बहरहाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के हवाले से आज वीलॉग है, बिलावल के हवाले से वीलॉग है और सिंध में 18 साल से इनकी हुकूमत है। सिंध के हालात आपके सामने हैं। पिछले वीलॉग में मैंने कराची के हवाले से कुछ मामलात पे बात की थी। हम तो नपी तुली गुफ्तगू ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर खौफ ये है कि हम पर जो है वो पैका का कानून लागू ना हो जाए। ये खौफ की फ़ज़ा है। बिलावल पीपल्स पार्टी क्लेम ये करती है कि जो है हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हैं और बाय द वे ये बात भी आप मान लीजिए कि 2007 से लेके 8 से लेके 13 तक जब इनकी हुकूमत थी, मीडिया इनके खिलाफ बहुत था और इनके करप्शन के स्कैंडल्स भी थे। ऐसा नहीं है कि करप्शन के स्कैंडल्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। बल्कि ज़रदारी साहब का जो थ्रेशोल्ड है ऑफ बेयरिंग क्रिटिसिज्म इज़ रिमार्केबल एंड आई मस्ट से दैट ज़रदारी हैज़ एंड्योर्ड सो मेनी criticism
and sometimes unfair criticism, which was based on character assassination. उस दौर में पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई की गई हो सकता है कुछ केसेस में हुआ हो, लेकिन ना कोई चैनल बंद हुआ, ना कोई सारे मामलात बंद हुए। लेकिन अब ऐसा है कि जो पीका कानून जो नून लीग की गवर्नमेंट लेके आई है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनको सपोर्ट हासिल है। बिलावल ने कुछ ऑप्टिक्स के लिए मुखालफतें तो की हैं, तो बिलावल की जो इस तरह की तरबियत है, ज़रदारी साहब की ज़रिए से रहे, फिर बेनज़ीर साहिबा के ज़रिए से रहे। जब 18 बरस के थे उनकी वालिदा की शहादत हुई, बहुत दर्दनाक शहादत है, माँ का गम बहुत बड़ा होता है और वो रो भी जाते हैं और बहुत कमज़र्फ़ लोग हैं वो कि जो बिलावल जब रोते हैं तो उनका मज़ाक उड़ाते हैं। माएँ सांझी होती हैं और वो इंसान भी है। सियासतदानों को हम समझते हैं कि हम उनको हमेशा तनकीद कर सकते हैं, उनके बारे में बुरा कह सकते हैं। लेकिन जब सोचिए जब किसी की माँ गुज़र जाए और वो ना रोए और वो रोए और आप उसका मज़ाक उड़ाएँ, तो आप कितने गिरे हुए इंसान हो सकते हैं। लेकिन अब बिलावल के ये लिए ये भी ज़रूरी है, बिलावल के ऊपर एक बैगेज है। बैगेज क्या है उनके ऊपर कि उनके ऊपर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बैगेज है। कहा ये जाता है कि भुट्टोज़ ही हैं इस मुल्क के अंदर और हकीकत भी यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाय द वे ये भी बहुत से लोगों के अंदर ये बहस रहती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो क्या भुट्टो हैं या ज़रदारी हैं? अगर हम देखा जाए नाना की तरफ से अगर नस्ल तो नहीं चलती पाकिस्तान के अंदर, दादा की तरफ से चलती है। तो ये भी सारे मामलात हैं। तो बहरहाल इस पे बात करते हैं कि बिलावल को बैगेज है कि जो करप्शन के स्कैंडल्स हैं उस पर वो जो है बात करें और ख़ास तौर पे वो करप्शन के स्कैंडल्स जिसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हॉर्न किया है पिछले 30 सालों से। अब देखें, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। मतलब मुझे आज एक सियासी पार्टी गलत लगती है एज़ अ वोटर, हो सकता है 5 साल बाद वो सियासी पार्टी मुझे सही लगने लग जाए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस या ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैनिफेस्टो और या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो सियासत में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। हमारी कल्ट जो एक फॉलोइंग हो जाती है, चाहे वो भुट्टोज़ के नाम पे हो, ख़ान्स के नाम पे हो, नवाज़ शरीफ साहब के शरीफ फैमिली के नाम पे हो, एमक्यूएम के नाम पे हो, जमात इस्लामी तो चले बहरहाल इसमें थोड़ी-सी बेहतर है कि वहाँ इस तरह की मौरूसी सियासत गो के एमक्यू में भी नहीं है, लेकिन एमक्यू में एक ग्रुप जो है वो कर रहा है बहादुराबाद वाला। तो हमारी हमदर्दी इनसे नहीं होनी चाहिए। हम ये समझना चाहिए कि कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले गलत थी, हो सकता है वो सही भी हो जाए। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्योंकि नज़र ये आ रहा है, अब ये अलग बात है कि सियासी मामलात आगे जाके क्या तब्दील हो जाते हैं क्योंकि ये भी हकीकत है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से लोगों में मुख्तलिफ राय हैं कि पाकिस्तान में आई है या नहीं आई है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नून लीग अगर अच्छा परफॉर्म कर भी जाती है, तब भी शायद उनको वोट ना मिले अगले इलेक्शंस के अंदर। लोग ये बात कहते हैं। अब आगे का मुझे नहीं मालूम, ज़रदारी के बारे में ये कहा जाता है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो बहुत सोच समझ के चलते हैं। ज़रदारी साहब का एक स्टेटमेंट है, जो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वो नेशनल असेंबली के फ्लोर में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उस वक़्त ये बात नहीं समझ में आई थी और हमने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट दे दिया होगा उन्होंने, लेकिन बाद में समझ में आई। वो स्टेटमेंट क्या था कि ज़रदारी साहब ने कहा कि हम इनको नहीं गिराएँगे, ये खुद गिरेंगे। हम इनको नहीं गिराएँगे, ये खुद गिरेंगे। ये कॉन्फिडेंस ज़रदारी साहब का और फिर ज़रदारी साहब ने फिर इस गवर्नमेंट में भी शामिल हुए, प्रेसिडेंट भी बन गए। तो वो बहुत कैलकुलेटेड होके चल रहे हैं, उनको मालूम है कि फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी। Because for the reason they are not in the federal government, they're enjoying the constitutional positions, they're enjoying so many foreign visits on the government expenses, सैर सपाटा भी लगा हुआ है, मुलाकातें भी हो रही हैं, हाई ऑफिशियल से जब मुलाकातें होती हैं, कांग्रेस से मुलाकातें होती है तो अपनी तो आप ऑब्वियसली अपने आप को रिप्रेजेंट तो करेंगे ना कि आई कैन बी अ वेरी सूटेबल पर्सन फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो apparently things are going in this particular way, and it will be if I'm not going to predict it, but it looks like the Bilawal might be the next prime minister of Pakistan on all these instances which I just mentioned and all the examples which I've just mentioned. लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, बिलावल के ऊपर अब ये जिम्मा है। जैसे मैंने कहा कि किसी सियासी जमात से आप ना हमेशा नफरत कर सकते हैं ना हमेशा मोहब्बत कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास स्ट्रेंथ है, सिंध गवर्नमेंट उनकी है, डिलीवर करते हैं, कराची के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं यहाँ पे, अफ़सोसनाक मामलात हैं और केएमसी के हवाले से जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन जो इस वक़्त इनके ही कंट्रोल में है, मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने, कराची में पानी का मसला है, कराची में लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, फिर सिंध के अंदर भी, इंटीरियर सिंध के अंदर भी ये सारे मामलात हैं। जब तक आप इनको रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, बिलावल साहब आपकी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी होगी, आप बहुत अच्छी बात करते होंगे, दिल पे नहीं लगता फिर ये लगता है कि ये
जो है ये सारे मामलात जो हैं ये उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे। बाय द वे एक और बात बताता चलूँ, बिलावल की सफारतकारी की वजह से या इसहाक डर साहब की फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को ये जो है एक तरह से जो है वाइस चेयर बना दिया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है 2025 तक। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। देखिए हम बात करते हैं, हमें ब्लैक एंड वाइट में बातें नहीं करनी, हमें बातें करनी है कुछ स्ट्रेंथ्स पे कुछ नेगेटिविटीज पे। ये स्ट्रेंथ है, इंडिया ने कोशिश की पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है टेररिज्म के हवाले से उसको दुनिया पे बावर कराया जाए, वो झूठ है। पाकिस्तान को कामयाबी मिल गई, यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान के पास आ गई है। तालिबान के हवाले से जो कमेटी है वो भी पाकिस्तान देखेगा। तालिबान को भी इंडिया ने कोशिश की कि उनको मिलाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब बिलावल की ये सारी कामयाबियां हैं, लेकिन बिलावल को ये चाहिए कि जो पॉलिटिकल बैगेज है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के हवाले से उसको धोया जाए। वो कैसे धोया जाए? देखें, माँ बाप के हवाले से जो एलिगेशंस लगते हैं वो बिलावल के जिम्मे तो वो चीज़ नहीं आती। अभी तो बिलावल के पास फॉरेन मिनिस्ट्री तो आई है लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं आई है। लेकिन जो कुछ केसेस हैं जो उनके वालिद साहब पे हैं स्विस अकाउंट के हवाले से, जो कि बाय द वे न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी थी कि 2003 में स्विस मजिस्ट्रेट ने उनको उनको उनकी वालदा को सज़ा दे दी थी और 6 महीने की सस्पेंडेड सेंटेंस दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आज भी मौजूद है, अगस्त 2003 की, और $50,000 का जुर्माना भी किया था, लेकिन सस्पेंडेड वो थी, वहाँ कन्विक्शन की हुई है। फिर इसके वजह से पोलैंड के अंदर जो ट्रैक्टर केस है, उसके हवाले से भी कुछ मामलात एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस हैं, ये सब एलिगेशंस हैं, लेकिन ये एलिगेशंस हैं, इनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। बिलावल साहब को एड्रेस करना पड़ेगा। बिलावल साहब ये कह सकते हैं ये विच हंटिंग है, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही दावा करेगी, लेकिन ये वो क्लेम्स हैं जो आज भी इंटरनेशनल आर्काइव्स पे इनकी इनकी प्रेजेंस मौजूद है। उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था। अगर आज होता तो वही हाल होता जो पनामा में नून लीग के साथ हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त चूँकि एन्जॉय कर रही है सिंध गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन, फेडरल गवर्नमेंट उस तरह के नहीं है वो। फिर जो बहुत ही मशहूर केस है, जो एक टेक्ना करप्शन केस, जो कि स्विस कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था कि वो जो है आपके कार्गो इंस्पेक्शन करे पाकिस्तान के अंदर, वो केस बहुत चला, जिस पे बाय द वे एफबीआई के फॉर्मर चेयरमैन एआर सिद्दीकी साहब को जो है वो आखिर में बचे थे, उनको भी जो है जज जहानदाद खान ने छोड़ दिया था। लेकिन इस कोटकना केस में जरदारी साहब के ऊपर से केस नहीं हटाया गया था उस वक्त तक 2011 में। लेकिन क्योंकि जरदारी साहब जो थे वो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी उनको थी, उस वजह से जो था वो केस नहीं चला। और ज़ाहिर बात है नुसरत भुट्टो साहिबा उस वक़्त बीमार थी, इस वजह से उनके ऊपर भी केस नहीं चला। बेनज़ीर भुट्टो की वैसे ही शहादत हो गई थी। तो बिलावल को चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल बैगेज है करप्शन के एलिगेशंस के हवाले से, सिंध गवर्नमेंट के द गवर्नेंस के हवाले से उसको एड्रेस करें। और स्टेट्समैन तो वो बहुत अच्छे साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको ऑर्गेनिक कबूलियत भी मिल जाए लोगों के अंदर, ऑर्गेनिक कबूलियत भी मिल जाए। इस वक़्त पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि हो सकता है सेटलमेंट के ज़रिए से या कुछ लेन-देन के मामलात के ज़रिए से या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात के ज़रिए से जहाँ पे रिज़र्व सीट्स उनको ज़्यादा मिल जाए। शायद इक़्तिदार की कुर्सी उनके लिए आसान हो जाएगी क्या, लेकिन क्या अवाम के अंदर उनको कबूलियत वैसे ही मिलेगी जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को थी या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी थी? इस वक़्त वो सवालिया निशान है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं वो हाइब्रिड वे में ऑपरेट हो रही हैं, और ये अभी से नहीं हो रही, पिछले 20 सालों से होती आ रही हैं। उसके सब बेनिफिशियरी नज़र आए, इमरान खान साहब भी बेनिफिशियरी नज़र आए, नून लीग भी बेनिफिशियरी नज़र आए, और अब मुझे नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो एक ज़माने में एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंसिडर की जाती थी, इस वक़्त वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है। और हो सकता है कि आपके अगले वज़ीर-ए-आज़म इस हाइब्रिड रिजीम के ज़रिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो सकते हैं। तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।